everyone, welcome to my YouTube channel Study with Pratitu। और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा सेकेंड पार्ट फॉर दिस IR विच इज गोइंग टू बी, जिसमें हम मेनली फोकस करेंगे इमर्जेंस ऑफ सिस्टम स्टेट्स और इमर्जेंस ऑफ जो हमारा ग्लोबल स्टेज पे ये एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट का सिस्टम आया है ना, वो कैसे इमर्ज हुआ, उसका एंटायर प्रोसीजर क्या है। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड हियर लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वन। I want to tell you all that this is something that we are doing for semester 3। तो DU के students का syllabus में context में रख कर यहाँ पे explain करने वाली हूँ। However, all those students who are watching, शायद आप किसी और university से भी हो, but ज़्यादा syllabus match करता है, so not an issue, you can refer it one। Also, ये जो मैं यहाँ पे explanation दे रही हूँ, this is not at all an detailed explanation first, ठीक है, ये बिल्कुल भी detailed explanation नहीं है। something I'm very guilty of making it because DU के बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, लास्ट टाइम पे हमें रिवीजन के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रैप अप करना है। हालांकि इसके नोट्स मैंने डिटेल में प्रोवाइड किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आ रहा होगा, आप वहां से जाके नोट्स को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मैंने ना इमर्जेंस ऑफ सिस्टम से लेकर के पूरा आपका डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर तक है, लाइक अ कंप्लीट आंसर इफ यू आर गोइंग टू राइट अबाउट इट। सो इसके नोट्स फिर से बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उनको रेफर करके यू कैन राइट आंसर अबाउट इट। ये चैप्टर IR के सेमेस्टर 3 का फर्स्ट यूनिट है और इसमें आपको मेनली ये फोकस करना है कि इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट कैसे हुआ। तो उसकी शुरुआत हम देखते हैं यहाँ पे हमारा 1500 और 1900 से, ठीक है। 1500 और 1900 वाज द टाइम पीरियड जब ना ऐसी बात हो रही थी देयर शुड बी नेशन स्टेट्स और सोवेनिटी की जस्ट बात हो रही थी, कुछ अटेम्प्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ था। इस पीरियड में ना फ्यूडलिज्म चलता था, जहाँ पे जो बड़े बड़े जमींदार थे, ठीक है, इनके पास जमीनें हुआ करती थी एंड ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ जो है इनको रैंक मिल जाया करती थी। हायरार्किकल सिस्टम का ये टॉप पार्ट बन जाते थे एंड लेटर ऑन जो है किंग्स से लॉयलिटी मिल जाती थी एंड नंबर ऑफ थिंग्स। और जो इनके पास जो जमीनें हुआ करती थी ना, उस पर ये लोग हायर किया करते थे, बेसिकली पीजेंट्स हो गए, स्लेव्स हो गए, जो इनके लिए काम किया करते थे और ये बैठ कर सिर्फ खाया करते थे। ये फ्यूडलिज्म था, यानी कि हिंदी में इसको हम बोलते हैं साम्यवाद, जहां तक मैं सही हूँ। तो फ्यूडलिज्म चल रहा था उस वक्त जो है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था अमंगस्ट द कंट्रीज एंड दिस इज द टाइम जो हम ना प्री वेस्टफेलिया जब पढ़ते हैं ना तो उसमें आता है। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कुछ इस तरीके से चल रहा था जिसकी वजह से 30 साल तक वॉर चलता है यूरोप के कुछ कंट्रीज के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये 30 साल के वॉर को खत्म करने के लिए पीस ऑफ वेस्टफेलिया आती है, यानी कि ट्रीटी आती है 1648 में, जो साइन करके फिर ये 30 साल की रिलीजियस वॉर को खत्म किया जाता है। एंड देन ऑन कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप आता है 1814 में, अगेन अ काइंड ऑफ अ टेरिटरी दे वर टॉकिंग अबाउट कि सोवेनिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप में क्या हुआ था, जो बड़े बड़े पावर्स होल्ड किए थे ना लीडर्स, उनका प्लान जो है सोवेनिटी को लेकर के फेल हो गया था। लेटर ऑन हमारा आता है यूरोपियंस ने किस तरीके से अपना एक्सपेंशन किया इन अदर कंट्रीज इन ऑर्डर टू मेक देम अ कॉलोनी और इंपेरियलिज्म को बढ़ाने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म से हमारा मतलब है जब ये कॉलोनाइजेशन कर रहे थे, मतलब इन टर्म्स ऑफ अ प्रॉफिट, बाकी अदर कंट्रीज को टारगेट बनाया जा रहा था, वहां से प्रॉफिट जनरेट किया जा रहा था। दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल एंड ड्यूरिंग दिस टाइम रम ट्रायंगल बड़ा फेमस था, मतलब ट्रांस कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट स्लेव को लाया जा रहा था, ठीक है। मेनली जो हमारी कॉलोनाइज कंट्रीज थी वहां से चीप लेबर को उठा करके उनको दास बनाया जा रहा था, इन्वॉल्विंग यूरोप के लोग भी उसमें शामिल थे। राम ट्रायंगल, जिसको हम फिर स्लेव ट्रेड बोलते हैं। और इसी दौरान जो है वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अमेरिकन रिवॉल्यूशन कब हुआ था। अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो रहा था जो कि फ्रांस के लोगों ने सपोर्ट किया था। क्यों? क्योंकि अमेरिका में किसने कॉलोनाइज किया था, ब्रिटिश ने किया था ना। तो ब्रिटिश फ्रांस का दुश्मन था, क्योंकि ऑल ओवर अगर आप हिस्ट्री में देखोगे इन लोगों के बीच में ये कंपटीशन चलता आ रहा है कौन कितनी कॉलोनीज क्रिएट करता है। तो फ्रांस ने अमेरिकन रिवॉल्यूशन में साथ दिया, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिश के खिलाफ कर रहे थे। बट द थिंग इज इनके खुद के यहाँ पे जो है रिवॉल्यूशन हो जाता है। नेपोलियन यहाँ हुआ करता था, उसके खिलाफ होता है। हम बात कर रहे हैं 1814 की, जब नेपोलियन वाटरलू में हार जाता है तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। फिर आती है मेजी रिस्टोरेशन, ये कॉन्सेप्ट है। इसमें ना इस कॉन्सेप्ट में बोलते हैं कि किसी भी तरीके से हमें वेस्टर्न वैल्यूज को रेसिस्ट करना है इन अ वे, लाइक
लिमिटेड उनसे चीजें लेनी है, क्योंकि ऑन द नेम ऑफ साइंटिफिक एंड मॉडर्निटी और नंबर ऑफ थिंग्स ये लोग अपना इम्पोजिशन फैला रहे थे। कौन? वेस्टर्न कंट्रीज के, अपनी एजुकेशन ला रहे थे, अपने साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज ला रहे थे एंड सो ऑन। मेजी रिस्टोरेशन में फोकस उस पर था, हमें नहीं चाहिए, हम नॉन वेस्टर्न चीजों को ही अपनाएंगे, एंड अगर अपनाएंगे भी तो लिमिटेड कॉस्ट पे अपनाएंगे, एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन कल्चर नहीं अपनाने वाले। ठीक है, मैं इन सब का आपको बहुत ही छोटा हिस्सा बता रही हूँ ना, बिकॉज अगर इस पे लेक्चर करने बैठ गए तो एटलीस्ट, क्योंकि जब मैंने अपनी क्लास में क्रैश कोर्स में कंप्लीट करवाया था, इट टुक मी अबाउट 8 to 9 lectures in order to complete this, because this is really a very lengthy topic that we need to discuss, but समय नहीं है इसलिए we are just going in a short. Now इसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कॉजेज डिस्कस कर लेते हैं। अलायंसेस फॉर्मेशन होता है, इस वक्त स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। इनफैक्ट ट्रीटी ऑफ वर्सलीज आती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज एक अटेम्प्ट था जिसको हम पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, 1919 में आई थी, और ये एक अटेम्प्ट था इन ऑर्डर टू क्रिएट अ इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर, बट ये काम नहीं करता है। देन लेटर ऑन हमारा आता है वुड्रो विल्सन का प्लान। वुड्रो विल्सन जो है वो बात करते हैं जस्ट पीस की। कैन यू जस्ट टेल मी द कमेंट सेक्शन हु वाज वुड्रो विल्सन? एंड आई थिंक इट्स आंसर इज वेरी सिंपल, अगर आपने ये वाला ट्रीटी पढ़ा होगा तो। सो जस्ट पीस करके इन्होंने नारा दिया अपना, 14 पॉइंट्स प्रोग्राम लाते हैं। ये भी एक अटेम्प्ट था। ये कहते हैं ना, अब जो हम बहुत सीक्रेसी वाली डिप्लोमेसी अपना रहे हैं, मतलब अंदर ही अंदर कुछ किसी के खिलाफ प्लान कर रहे हैं बट नहीं बता रहे, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू एंड। नाउ लेट्स कम एंड सोवरेन स्टेट्स क्रिएट करते हैं जहां पे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। बट ये थोड़े ज्यादा अच्छे हो रहे थे उस वक्त के हिसाब से, क्योंकि उस वक्त जो लोगों के दिमाग में आइडियाज चल रहे थे ना, दोज वर लाइक कि अभी तो बाकी है, अभी बदला लेना है हमें। सो ये कुछ ऐसा हुआ। इन्होंने बोला लेट्स गो फॉर द विजन जो कि हमें एक सेफर फ्यूचर दे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा सेफर विजन फॉर फ्यूचर, बट मुझे लिखना था विजन फॉर सेफर फ्यूचर। तो वुड्रो विल्सन का जो प्लान है वो काम नहीं करता है क्योंकि लोग इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। अब लीग ऑफ नेशन आते हैं। लीग ऑफ नेशन जो है वो एक अनदर अटेम्प्ट था। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज भी अटेम्प्ट था एक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने का, इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने का। वुड्रो विल्सन भी वही था। बट लीग ऑफ जो नेशन है ना, वो एक तरीके से सक्सेसफुल होता है क्योंकि जब ये आया तब तक बर्बादी काफी ज्यादा हो चुकी थी। समवेयर ऑल द नेशन स्टेट्स वांट कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशन को क्रिएट किया गया था 1920 में, विच लास्टेड अप टू 45 और 46 बिकॉज द कॉन्टेक्स्ट दैट आई वाज रेफरिंग ना, उसमें 46 था, बट यू कैन आल्सो गो फॉर द 45। अभी आता है हमारा फेल्ड ग्लोबल रिकंस्ट्रक्शन। अभी सारी चीजें पूरी नहीं हुई है क्योंकि रियल फेलियर बाकी है। फेल्ड ग्लोबल रिकंस्ट्रक्शन से मतलब जहां भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो नेशन स्टेट्स स्ट्रगल कर रहे थे इन ऑर्डर टू ओवरकम, उन सब की बात होती है। वीएमआर रिपब्लिक की बात करते हैं हम, यानी कि जर्मनी जो हमारी गवर्नमेंट थी ना फ्रॉम 1919 टू 33, हम उसको वीएमआर रिपब्लिक भी बोलते हैं, आप सिंपली जर्मनी भी बोल सकते हैं क्योंकि इनके जो उस वक्त के डिक्टेटर थे ना वो थे वीएमआर। ठीक है, अब इनको रिप्लेस कर देते हैं, तब तक 33 तक आपको पता है, फिर नया जो है वो हिटलर इमर्ज होता है यहाँ पे एंड सो ऑन। तो जर्मनी को क्योंकि अभी भी बदला लेना था बाकी नेशन स्टेट से, इन्होंने हालांकि बोला था कि ये एडवोकेट कर रहे थे जब तक नाजी गवर्नमेंट नहीं आती है तब तक ही बोलते हैं, सारे वो जस्टिफिकेशंस देते हैं जिसमें बताते हैं कि डेमोक्रेसी इजंट गुड एंड सो ऑन इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट दे कीप ऑन इनटू दिस गवर्नमेंट, बट दैट डजंट वर्क। फिर हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के कॉजेज इमर्ज हो जाते हैं और वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड आपको इन जनरल पता होगा 1939 से 45 के बीच में चलता है। राइज एंड डिक्टेटरशिप ओनली नॉट इन जर्मनी क्योंकि एडोल्फ हिटलर था वहां पे, इटली में मुसोलिनी थे। ठीक है, एक्सेस पावर वर्सेस अलाइड पावर यहाँ पे शुरू हो जाता है। नंबर ऑफ अदर रीजंस आल्सो इन्वॉल्व इनटू दिस वन। ये होता है जैसे जैसे ये खत्म होता है और फिर शुरू हो जाता है हमारा कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर डायरेक्ट वॉर नहीं था बट इनडायरेक्ट वॉर था जो कि 1945 से 89 तक चला। इसमें फिर ये बोलते हैं कि लीग ऑफ नेशन जो हमने क्रिएट किया था ना, समवेयर इज नॉट दैट इफेक्टिव, तो इसका जो सक्सेसर है वो हमारा यूनाइटेड नेशन बनता है। 45 में इसको क्रिएट किया जाता है और समवेयर वी सी ड्यूरिंग दैट टाइम जब कोल्ड वॉर चल रहा था, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ये ना डिवाइडेड जोन्स क्रिएट हो जाते हैं, स्पेसिफिकली यूरोप। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे पावर्स थे दोज वर एडवोकेटिंग कि वी आर विद यूएसए एंड देयर काइंड ऑफ आइडियोलॉजी दैट इज लिबरल डेमोक्रेसी, एंड समवेयर वर टॉकिंग अबाउट कि नहीं कम्युनिस्ट
कम्युनिज्म ज्यादा बेटर है। तो इसके चक्कर में डिवाइडेड जोन्स क्रिएट हो जाते हैं। ट्रूमैन डॉक्ट्राइन आता है, मार्शल प्लान आता है। यू मस्ट नो मार्शल प्लान जो एक्सटेंडेड प्लान था और फाइनेंशियल प्लान था जो यूएसए ने यूरोपियन कंट्रीज को ऑफर किया था कि डिस्ट्रक्शन काफी हो गया था, तो इकोनॉमिक सपोर्ट इन्होंने दिया था। लेटर ऑन नाटो, यूएसएसआर, सीटो, सेंटो ये सब आते हैं। नाटो एंड जो हमारा सीटो था दैट वाज क्रिएटेड इन द रेस्पॉन्स ऑफ दिस जो यूएसए का आइडियोलॉजी था लिबरल डेमोक्रेसी का, उसको आपको पता होना चाहिए। सेंटो जिसको हम बगदाद पैक्ट भी बोलते हैं। कैन यू प्लीज टेल मी दैट व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सीटो हियर? इट इज वेरी सिंपल। सो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इसका ज़ैनियत माना जाता है, मतलब मैक्सिमम बहुत सारे वॉर होते हैं कोल्ड वॉर में, बहुत सारे, बट इनडायरेक्ट हुए सारे। इन दो सुपर पावर यानी कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोई नहीं हुआ, बट इनडायरेक्ट बहुत हुए, यानी कि बाकी दो कंट्रीज लड़ रही थी और इनका पीछे से सपोर्ट था। उसमें से सबसे बड़ा जो हमारा माना जाता है इवेंट दैट इज कंसीडर्ड एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में ऑलमोस्ट दुनिया को लगा कि अभी तो हो गया न्यूक्लियर वॉर, बट बच गए। इसके बाद फिर वियतनाम वॉर होता है, दैट वाज आल्सो समथिंग। अफगानिस्तान वॉर हुआ, कोरियन वॉर हुआ एंड कॉन्गो रिपब्लिक का जो है वॉर हुआ। बहुत सारे इन्वॉल्व है, समथिंग व्हिच आई डिडंट मेंशन हियर। एंड देन कम टू द पॉइंट जब कोल्ड वॉर का जो है खत्म होने को आ जाता है, दैट हैपेंड ओनली व्हेन डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का। आई वुड जस्ट सजेस्ट यू वन थिंग, जो लोग साइंस स्ट्रीम से हैं या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से एंड डूइंग दिस स्टडी इनटू सेमेस्टर 3, आप लोग एक बार क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चेक कर लीजिए, उसका चैप्टर्स है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको बताती हूँ, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इसी चैनल पे आपको क्लास 12 का वीडियोस मिलेगा। उसमें जो फर्स्ट कोल्ड वॉर का वीडियो है ना, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, आप वो चेक कर लीजिए। यू विल जस्ट बिकम क्लियर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि उसका बेसिक आपको क्लास 12 में मिल जाएगा। बहुत ईजी है क्योंकि इसके बाद से तो सो डिसइंटीग्रेशन जब होता है यूएसएसआर का, उसका एक पहला सिंबोलिज्म जब माना जाता था, क्योंकि ये यूएसएसआर ही डिवाइडेड था, जर्मनी डिवाइडेड था, तो जर्मनी में एक बड़ी दीवार बना दी थी जब ये यूएसएसआर का क्रिएशन हुआ था। तो इसको बोलते हैं बर्लिन वॉल, बर्लिन में बनाई गई थी। इसको गिरा दिया जाता है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इसमें जो 15 रिपब्लिक्स थे, अब वो इंडिपेंडेंट थे और सोवरेन स्टेट्स थे, वो जो चाहे जैसा सिस्टम चाहे वैसा ला सकते थे। सो दैट अभी जो दो सुपर पावर के बीच में वॉर हो रहा था, अब तो एक ही बची ना, जो कि थी अमेरिका, क्योंकि यूएसएसआर तो गई, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं व्यू फ्रॉम साउथ, यानी कि जो हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एशिया अफ्रीका कंट्रीज उस वक्त डीकॉलोनाइज हो रही थी। हम ये बात कर रहे हैं अराउंड 1940 और 50 की, तो वो डीकॉलोनाइज हो रही थी। इनफैक्ट वहाँ की कंट्रीज में नेशनलिज्म फीलिंग इमर्ज हो रही थी। इंडिया खुद 1947 के टाइम पे जो है आज़ाद हुआ था, और बाकी कंट्रीज भी उसी वक्त आज़ाद हुई थी, लाइक इंडोनेशिया एंड सो ऑन इन अफ्रीका एज वेल, कॉन्गो एंड अदर कंट्रीज। थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स इमर्ज हो रहे थे और नाम का इमर्जेंस हो रहा था। ये हम कोल्ड वॉर के टाइम की बात कर रहे हैं। ऐसे वो कंट्रीज जो ऑलरेडी कॉलोनाइज थी, अभी आज़ाद हो चुकी थी, दे वर विलिंग टू सपोर्ट नाइदर यूएसए, आई मीन टू से नाइदर यूएसए नॉट यूएसएसआर। दे वर लाइक कि हमें किसी का साथ नहीं देना, जो गलत होगा हम उसे पॉइंट आउट करेंगे। तो नाम में वो कंट्रीज थी। एट द एंड आई वुड जस्ट से इन ऑर्डर टू कंक्लूड इट, जो आज का हमारा इंटरनेशनल गवर्नमेंट है ना, आज का जो हमारा वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें एक सुपर पावर डोमिनेट नहीं कर रही है। टुडे वी हैव मल्टीपल प्लेयर्स, सो इवन इफ अमेरिका वांट्स टू डू समथिंग और वांट्स टू मैनिपुलेट सर्टेन काइंड ऑफ अ कंडीशन, वो अभी वैसा नहीं कर सकता लाइक द वे दे यूज्ड टू डू इन द बिगनिंग, बिकॉज हियर वी हैव ना ऑल्टरनेटिव प्लेयर्स एज वेल। आज हमारे पास ब्रिक्स है, आज हमारे पास इंडिया है, आज हमारे पास रशिया है, आज हमारे पास फ्रांस है, ब्रिटेन है, एंड वी हैव नंबर ऑफ कंट्रीज इन्वॉल्व्ड एट इंटरनेशनल लेवल। एंड इंटरनेशनल लेवल टुडे इज मोर रिप्रेजेंटेटिव। इनफैक्ट रिप्रेजेंटेटिव तो है, बट डिसीजन में कहीं ना कहीं आपको आज भी डोमिनेंसी दिखने को मिल जाएगी। सो स्टिल वी नीड टू इम्प्रूव अ लॉट। सो द एंटायर चैप्टर इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इज ऑल अबाउट कि वर्ल्ड ऑर्डर का सिस्टम कहाँ से इमर्ज होता है, जहाँ पे डिक्टेटरशिप चलती थी, वहां से हम कैसे बात करने लगे कि ओके इंडिविजुअल के ओपिनियन भी मैटर करते हैं और इंडिविजुअल नेशन का भी कुछ वेटेज है। That's it for this video. I also provide a crash course for students जिसमें मैं personally live classes लेती हूँ. So for semester 4, if you guys want to join, you can contact me the given number in description box. Let's end this. आपको notes मिल जाएंगे, वो दिए होंगे description box में. And hit the like button, share this video and subscribe to our channel with Krati for more such kind of video content. मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में. Bye bye for now.